हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक होगा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाम से ही क्लियर है, निर्देश देने वाले अंक निर्देशांक, और इसके साथ हम लोग ज्यामिति भी देखेंगे। दोनों चीज कंबाइन है इस एक्सरसाइज में। ओके, अगर हम एक प्लेन पे दो लाइन खींचें, परपेंडिकुलर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो इस तरह हमको चार पार्ट मिलता है। पहले पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। अब अगर हम यहाँ पे कोई वस्तु, कोई चीज, कुछ भी रखते हैं, कोई पॉइंट रखते हैं, तो यह कहाँ से कैसे पोजीशन में है, मतलब इस लाइन से कितनी दूरी पे है, इस लाइन से कितनी दूरी पे है, अगर ये हम बताएं तो कहीं ना कहीं वो इस बिंदु का निर्देश देने वाले अंक हैं, और इसी को हम निर्देशांक कहते हैं। तो इसमें एक रूल दिया गया, सबसे पहले हम x को लिखते हैं, फिर y को लिखते हैं। x इस लाइन से लंबित दूरी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जो x होता है इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और इस लाइन को हम y एक्सिस कहते हैं, y अक्ष कहते हैं, और इस लाइन को हम x अक्ष कहते हैं, x एक्सिस। जो ये y होता है वह x अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाता है, और जो x है y अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाता है। तो इस तरह से हम P का निर्देशांक कह सकते हैं x एंड y है। ओके, और आपके तौर पर बताएं, जब ये x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। इसका निर्देशांक 0 0 होता है, यहीं से काउंटिंग स्टार्ट की जाती है। और ये काउंटिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो इस साइड में जाते हैं, तो ये पॉजिटिव जाता है, धनात्मक, और इसके पीछे वाले साइड में जाता है तो ये ऋणात्मक, माइनस। ऐसे ही जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये प्लस में होता है, और नीचे की तरफ आते हैं तो ये माइनस में होता है। तो आप इस तरह देखेंगे, इस पार्ट में इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट करेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इसमें हम देखेंगे कि सारे के सारे पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। जब इसमें आएंगे तो सबसे पहले x वाले को लिखेंगे तो x निगेटिव है, तो x इसमें माइनस होता है, लेकिन y पॉजिटिव होता है। जब थर्ड में जाएंगे तो दोनों के दोनों माइनस हैं, थर्ड में दोनों के दोनों साइन माइनस में होंगे, और फोर्थ में जाएंगे तो x पॉजिटिव है और y निगेटिव है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, इससे हम किसी भी पॉइंट का एक प्लेन में आराम से निर्देशांक बता सकते हैं। अब अगर कोई पूछे कि 2,3 किस क्वाड्रेंट में है, तो आप आराम से बता सकते हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ऐसे ही अगर -4,5 लिख दें तो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। तो यहां आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी बिंदु का हम निर्देशांक x, y से इंडिकेट करते हैं। ये भी आपको ज्ञात होगा, इसको हम लोग भुज कहते हैं x को, और y को हम लोग कोटि कहते हैं, अबसीसा ऑर्डिनेट। और इसी तरह से किसी भी बिंदु का हम निर्देशांक दे सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 0,7 किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है, तो बच्चे प्लस प्लस के अकॉर्डिंग ये आंसर बताते हैं। ऐसा नहीं है, 0 के आगे ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, ये आपको ध्यान देना होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी अगर पॉइंट 0 है तो उस कंडीशन में ये अक्ष पे होगा, एक्सिस पे होगा, क्वाड्रेंट में नहीं होगा। अगर x वाला ऑर्डिनेट 0 है, यानी कि भुज आपका 0 है, तो ये आपको हमेशा याद रखना होगा, ये y अक्ष पर होगा। और अगर y वाला ऑर्डिनेट 0 है तो ये आपको ध्यान देना होगा, ये सदैव
x अक्ष पे होगा। ओके, 0,7 में ये 0 हो गया, ये y वाला नंबर बचा है तो ये y अक्ष पे हो गया, और इसमें x वाला नंबर है तो ये x अक्ष पे होगा। 2,π/4 ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? हो गया ना प्रॉब्लम? ये आप अगर देखेंगे तो प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये प्लस प्लस के अकॉर्डिंग नहीं देखा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ये आपका क्वाड्रेंट फॉर्म में होते हुए भी नॉर्मल कंडीशन नहीं है। इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप। उसमें क्या होता है, देखिए अगर हमको इस बिंदु का निर्देशांक देना है तो निर्देशांक देने के दो तरीके हैं। एक हम y एक्सिस से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बता रहे थे, फिर x एक्सिस के अकॉर्डिंग पोजीशन बता रहे थे, तो ये हमको नंबर के फॉर्म में पता चल गया। एक और तरीका है, अगर हम इस ओरिजिन से इस बिंदु का एंगल के अकॉर्डिंग बताते हैं कि इस ओरिजिन से यह थीटा एंगल बनाते हुए r डिस्टेंस पे है, r दूरी पे है, तो भी एक हमको निर्देशांक मिलेगा, निर्देश देने वाले अंक मिलेंगे, और इसी कंडीशन को हम ध्रुवीय निर्देशांक कहते हैं, पोलर फॉर्म इसको कहेंगे आप। ठीक है, ये पोलर फॉर्म है। तो पोलर फॉर्म में आपको जब भी देना होगा तो इसके लिए आपको इनका रिलेशन पता होना चाहिए कि ये आपकी किस टाइप का रिलेशन है, और इस कंडीशन से आप ध्यान देंगे तो देखिए इसमें होता ही है x इक्वल r cos थीटा और y इक्वल r sin थीटा, ये दो इक्वेशन बनते हैं, और इन्हीं दोनों से कंपेयर करके हम r और थीटा में x y का रिलेशन देख सकते हैं। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, तो हमको r कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल y अपॉन x, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल y। ये आपका एक फार्मूला बन गया। यहाँ से आप चाहें तो थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं tan इनवर्स ये। दूसरा तरीका ये है, r के लिए इन दोनों का स्क्वायर करके, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके इक्वेशन 2 के स्क्वायर करके ऐड कर दें। जब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा r स्क्वायर cos थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इन दोनों में r स्क्वायर कॉमन है, sin स्क्वायर cos स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, यानी कि r स्क्वायर इक्वल हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो r का वैल्यू मिलेगा हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इस तरह से एक रिलेशन आपको वहां पता चला और एक रिलेशन यहाँ पता चला। तो इस फार्मूले के द्वारा हम किसी भी नॉर्मल क्वाड्रेंट को पोलर क्वाड्रेंट में चेंज कर सकते हैं, या पोलर क्वाड्रेंट को नॉर्मल क्वाड्रेंट में भी चेंज कर सकते हैं। आप चेक करेंगे तो ये जो है 1 1, अगर क्वाड्रेंट दिया है, कोऑर्डिनेट किसी का दिया है एक एक, तो उसका ये पोलर फॉर्म है। देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। तो यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो देखिए थीटा इक्वल हो जाएगा y अपॉन x tan इनवर्स में, यही से देख लीजिए tan थीटा बराबर ये, यानी कि 1 अपॉन 1, ये कितना हो जाएगा 1। tan कितने की वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो गई 45, यानी कि π/4 ये आ गया। और अगर r की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो r की वैल्यू है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर 2 स्क्वायर। तो इसका ये पोलर फॉर्म है, और ये दोनों प्लस प्लस में है, तो ये जो होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ऐसे ही बाकी कोई क्वेश्चन भी होगा तो उसको आप कन्वर्ट करके वैल्यू बता सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 5 3 2 7 के बीच की दूरी। देखिए ये पहला पॉइंट है, इसको x1 और इसको y1 कह रहा है। ये x होता है, ये y1 है, पहला पॉइंट है इसलिए 1 1 दोनों में लगा दिए। ये दूसरा पॉइंट है तो इसको हम लोग x2 और इसको y2 ले लिए।
अब फार्मूले पे पुट कर दीजिए, सिंपल सा। पहले है x2, तो x2 है 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 है 7 और ये है 3। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस 9 आएगा, माइनस का जब भी स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में देगा आंसर, और ये आपका हो जाएगा 16। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 25 का अंडर रूट 5, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 5 यूनिट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, देखिए ये फार्मूला चेंज भी हो सकता है, चेंज होने का मतलब ऐसे होता है, लेकिन ध्यान देना होगा इसमें ये होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये दोनों का दोनों सेम चीज है, यानी कि अभी हमने इसमें से इसको माइनस किया, अगर हम x1 माइनस x2 ले लें 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर y1 माइनस y2 कर दें 3 माइनस 7 का स्क्वायर, तो भी सेम हमको आंसर मिलेगा। इन दोनों को माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इन दोनों को माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस 4 आएगा, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएगा, फिर दोनों को कैलकुलेट करके 25 का अंडर रूट निकालने पे 5। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे अगर 2 वाला पहले लिखे हैं तो यहाँ पे भी 2 वाला पहले होगा, अगर आप 1 वाला लेके चल रहे हैं तो 1 वाला होगा। तो इस फार्मूले से हम बहुत सारे क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं आप। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में देखिए, इसको मान लेते हैं x1 ये हो गया y1 आपका, ये आपका x2 ये हो जाता है y2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में दे दिया है 5 यूनिट, तो k की वैल्यू निकालनी है। फार्मूला आप कोई भी ले सकते हैं, x1 माइनस x2 लीजिए या x2 माइनस x1 लीजिए, आपकी मर्जी। अगर हम सीधा ले रहे हैं तो ये x1 माइनस x2 k माइनस 5 का स्क्वायर प्लस फिर माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल यहाँ आ जाएगा 5। ये डिस्टेंस हमको क्वेश्चन में पहले से गिवन है, इसके पहले वाले में हमने पता किया था। अब ये अंडर रूट इधर जाके स्क्वायर बना देगा, दोनों तरफ अगर स्क्वायर किया जाए तो ये उधर जाके जा सकता है, और इसको कैलकुलेट करने पे आपको माइनस 5 का स्क्वायर बनेगा प्लस k माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, जब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। और एक और बात है, एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये कैंसिल हो सकता है, ये इधर जाके माइनस होकर कट जाएगा, यानी कि टोटल आप देखेंगे कि ये k माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल हो गया 0। तो यहाँ से सीधे आप k की वैल्यू बता सकते हैं कि 5 होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? ये जाके इसका अंडर रूट बनाएगा, 0 का अंडर रूट 0, जब भी 0 का वर्गमूल लेंगे तो 0 ले लेगा, और ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला टाइप देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे रहा है कि 3 वर्टेक्स दे दिया है, हम मान ले रहे हैं इसको ABC शीर्ष है, शीर्ष मतलब वर्टेक्स। तो किस टाइप का ट्रायंगल होगा वो? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब समद्विबाहु होगा, समबाहु होगा, समकोण होगा, समद्विबाहु समकोण होगा, किस टाइप का ट्रायंगल है। तो इसको डिस्टेंस फार्मूला से करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। देखिए जब वो समबाहु कह दिया, समबाहु कहने का मतलब तीनों साइड बराबर होना चाहिए। अगर हम ABC ले लिए तो AB इक्वल BC इक्वल CA होना चाहिए, तब हम कह देंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे हम AB BC CA निकालने के लिए। अगर समद्विबाहु कह दिया तो इस कंडीशन में कोई भी सिर्फ दो ही साइड बराबर आएगा, या तो AB बराबर आ जाए BC के, या फिर AB बराबर आ जाए CA के, या फिर BC CA के बराबर आ जाए, कोई भी दो साइड से बराबर मिलेगा आपको। अब एक कंडीशन ये दिया है कि समकोण त्रिभुज भी हो सकता है,
तो जब भी समकोण त्रिभुज की बात करेगा तो उस कंडीशन में पाइथागोरस प्रमेय बनेगा। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल CA का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ये जरूरी नहीं कि यही दोनों हो, कोई भी दो साइड का स्क्वायर करने पे तीसरा साइड का स्क्वायर आएगा। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी होंगी ट्रायंगल पता करने के लिए। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम AB निकालेंगे। AB मतलब A से B के बीच की दूरी। अब देखिए यहाँ अंडर रूट आता है, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर फॉर्म बनाते हैं हम अंडर रूट के फॉर्म में, तो हम ये पहले ही इधर लेके चले आ रहे हैं, ये इस साइड आ गया, तो इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये अंडर रूट इस साइड आ गया। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूले पर रख दे रहे हैं, 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे ये प्लस 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा माइनस फार्मूले में था और एक माइनस ये है तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे तो इसका अंडर हट गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये कैलकुलेट करके 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, दोनों को जोड़ लेंगे तो 272 आ रहा है। ये अंडर रूट जो था यहाँ पे 8 स्क्वायर बना दिया है, इसलिए ये अंडर रूट यहाँ से हट गया है। उसके बाद x1 माइनस x2, इन दोनों को माइनस किए, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 हो गया। इसका इन दोनों को ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस 7 माइनस 7, तो इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया और इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर हो गया। इन दोनों को जोड़े 16, 16 का एक वर्ग होता है 256, फिर इन दोनों को जब जोड़ लिए तो 272 आ गया। और इसके बाद आप देखिए ये AB हो गया। अब हम BC निकालेंगे ऐसे ही, तो BC निकालने के लिए B और C में देखिए इन दोनों का जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया फार्मूले वाला, और प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 136 आएगा। ऐसे ही अब CA देख लीजिए, -3 से 7 को माइनस करना है तो -3 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 से 9 को करना है, तो इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ पे -6 आएगा उसका 36 और दोनों को जोड़ के 136। तो आप देख रहे हैं ये दोनों के दोनों साइड इक्वल हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो एक कंडीशन आपको मिला कि BC इक्वल CA, तो इससे आप कहेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। लेकिन इतने पे ही मत रुकिएगा, एक कंडीशन ये भी है समकोण त्रिभुज का। तो इसमें आप देखेंगे कि इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं 136 प्लस 136 तो आपका 272 आ जा रहा है, इन दोनों को जोड़ के 272 आ जा रहा है। यानी कि एक कंडीशन बन रहा है BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर, तो इससे आप कहेंगे कि यह सर समकोण त्रिभुज भी बन रहा है। तो जब समकोण त्रिभुज भी बन रहा है और समद्विबाहु बन रहा है तो इस तरह से ऑप्शन C आपका करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चनों के मैक्सिमम आंसर यही होते हैं, ये गारंटी नहीं है लेकिन 90% चांस आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ही होता है, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए आप आसानी से बता सकते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन होता है जिसमें 4 वर्टेक्स दे देगा, 4 वर्टेक्स दे देगा, फिर वो पूछेगा कि क्या है, आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, किस टाइप का वो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। तो उस क्वेश्चन को भी एक देख लेते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में दे दिया 4 वर्टेक्स ABCD। तो इस कंडीशन में आपको ये बातें ध्यान थोड़ी रखनी होंगी कि अगर वो आयत करता है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के आमने सामने वाले साइड बराबर होंगे, यानी कि अगर हम ABCD करके लेंगे तो इसमें AB बराबर CD होगा और BC बराबर DA होगा, ठीक है। एक अलग फिगर आप बना सकते हैं ऐसे ABCD,
ये वाली लाइन इसके बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर, दो साइड्स बराबर होंगे। इसके साथ साथ देखिए सेम यही चीज समांतर चतुर्भुज में भी होता है। जब समांतर चतुर्भुज बनाएंगे पैरेललोग्राम, उसमें भी सेम कंडीशन होता है। इसमें भी दो सामने वाले साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होंगे। तो फिर इन दोनों को अलग कैसे करेंगे कि ये है कि ये, उसके लिए फिर आपको डायगोनल निकालना होगा AC और BD को। जब आप डायगोनल निकालेंगे तो AC और BD अगर इक्वल हो गया तो वो आपका आयत है। समांतर चतुर्भुज में AC BD के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। सेम यही कंडीशन आपका वर्ग और समचतुर्भुज में भी होगा। वर्ग में क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर में चारों साइड बराबर आएगा। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो AB BC CD DA ये चारों साइड बराबर होंगे। सेम यही कंडीशन समचतुर्भुज के लिए भी होता है, उसमें भी चारों साइड बराबर होते हैं। AB BC CD DA इसमें भी बराबर आएंगे। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस करने का तरीका होगा उनके डायगोनल। AC BD के बराबर है, अगर ये बराबर है तो वो वर्ग, और AC अगर BD के बराबर नहीं है तो वो समचतुर्भुज। तो ये बातें भी आपको चार अगर वर्टेक्स दिए हो तो ध्यान रखनी होगी। क्या? अगर डायगोनल निकालें और बराबर है तो चांस बनेगा आयत या फिर वर्ग का। ध्यान रखेंगे दोनों में डायगोनल बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। इसमें अगर आप देखेंगे AB की वैल्यू, AB की वैल्यू निकालेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इससे इसको माइनस करेंगे 1 और ये आ जाएगा 17, ठीक है। ऐसे ही अगर आप BC निकालें, BC की वैल्यू की बात करें हम, तो BC कैलकुलेट करने पे आपका आएगा, इन दोनों को माइनस करने पे 1 और इन दोनों का डिफरेंस 4 आएगा, ये भी 17 आ रहा है। ऐसे ही CD देखेंगे तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आपका 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 5 और 6 का 1 आ रहा है, ये भी 17 हो रहा है। और आपका DA बच गया, तो DA में देखेंगे इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4, ये भी 1 और 16 आ रहा है, ये आपका 17 हो रहा है। और ये देख रहे हैं कि चारों के चारों साइड बराबर आ रहे हैं। तो इस तरह चांस बनेगा या तो ये वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा, या तो ये स्क्वायर है या ये रैम्बस है। आयत और समांतर चतुर्भुज तो नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से अब एक होना है। उसके लिए आपको अब AC और BD कैलकुलेट करना होगा। AC देखिए, A से C इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 आ रहा है। इन दोनों को माइनस किया तो 5 का स्क्वायर 25 और 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 34 हो गया। AC कैलकुलेट हो गया। और BD देखेंगे तो यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है, यानी कि ये भी वही जा रहा है और इस तरह से ये 34 आएगा, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कंडीशन बन रहा है ये चारों साइड इक्वल है, दोनों डायगोनल इक्वल है, इसलिए ये स्क्वायर। तो ये चारों का चारों जो है स्क्वायर के वर्टेक्स होंगे। आप डायरेक्ट वैसे ही आप देखेंगे तो ये सारे नंबर आपको दिखने लगेंगे। कैलकुलेशन फास्ट करिए, तुरंत आपका डिस्टेंस फार्मूले से इसका आंसर आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू।